एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 2023। इसके पहले हम पेपर सॉल्यूशन 2024 के हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये पेपर कब हुआ था आपको दिखा देते हैं, 18/7/2023, मतलब जुलाई में हुआ था पेपर। और ये 2023 का पेपर सॉल्यूशन है। और इस पेपर को हम क्या करने वाले इस वीडियो में, तो ये रहा आपके सामने, देखिए पेपर ये रहा प्यारा सा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग भाई जुड़े हैं, आपसे एक अनुरोध है, ठीक है, जितने ग्रुप में जुड़े हैं, यदि कोई भी इशू होता है, ठीक है, कोई भी इशू होता है तो चाहे व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि इस समय थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है भाई, ठीक है, वीडियो चलते चलते एरर हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रही है। बट 150% कोशिश की जाएगी, ठीक है, 150% कोशिश की जाएगी, लगभग पूरा ये सिलेबस कंप्लीट किया जाए। वन शॉर्ट वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन 2023 का पूरी तरह से, ठीक है, कब से होगा, 9 जून से बीटीयू बोर्ड का पेपर होगा, ठीक है। चलिए, इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में वो सब चीज़ें जानते हैं, 26 आपका 4 कोड है, 28 है, ठीक, 80 मार्क का और 3 घंटा में करना रहता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। ये आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक है। मेन मुद्दा क्या दे रखा, पार्ट ए। पार्ट ए में, ठीक है सर, किसका है डी फार्मा है, किसका है डी फार्मा, फर्स्ट ईयर का, और किसका। पार्ट ए में देखा जाए तो टोटल 7 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रहते हैं, कि 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना रहता है। उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा जो आपको अच्छे तरीके से आता है। इसमें पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है, राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे आपको नोट लिखना है। ये हिंदी मीडियम का पोर्शन है। यदि आप इंग्लिश मीडियम करना चाहते तो इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी करा दिया गया है, ठीक। तो सामने देख रखा है प्यारा सा न्यूक्लियस के बारे में। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, जब थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होगा तो आप सेल के बारे में पढ़े होंगे। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक। तो सेल हो जाएगा। अब सेल होने के बाद सेल के बीचों बीच एक ऐसे तुम्हारे पास पोर्शन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियस। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें एक थ्रेड नुमा संरचना होती है, ऐसे होती है, ठीक। ऐसी नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें भी ऐसे गोल गोल नुमा संरचना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ कुछ होती हैं। बट इस वीडियो में हम केवल और केवल न्यूक्लियस को एकदम डिटेल में यानी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक। न्यूक्लियस देखा जाए तो एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब ये देखा जाए तो डबल, दोहरी प्रकृति का होता, ठीक है, ठीक। तो ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। फिर न्यूक्लियस केवल किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, क्लास कब चलेगी, अभी आपका थेरेपेटिक्स लगती 9 बजे से चलेगा, 9 या 10 बजे से, ठीक। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, केवल यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे सेल होते हैं जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस एक हेरिडिटी कैरेक्टर को कलेक्ट करता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी देता है, कौन, न्यूक्लियस करता है, ठीक। अब स्ट्रक्चर समझिए, तब हम उससे पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। या हम क्या कर देते हैं, देसी जुगाड़ से हम इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, देसी जुगाड़ से हम बनाते हैं, ठीक है। आप ही किसी तरह से बनाइएगा, बट आपको एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा, तो इसको आप मैनेज करिएगा किसी तरीके से। देखिए, ये हमारे पास प्यारा सा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ से, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अब प्यारा सा स्ट्रक्चर आप बनाना सीखिए। स्ट्रक्चर एचएपी आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर, लंग्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये सब आप थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए तो काम हो जाएगा। ये प्यारा सा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। इन दोनों को मिला के हम सिंपल सा मेम्ब्रेन लिख देते हैं। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। इसी में देखा जाए ब्लैक पेन कहाँ पर है, इसमें देखा जाए
ठीक है। तो एक तुम्हारे पास ऐसे एक पोर्शन होता है जिसके अंदर ऐसे होता है, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, न्यूक्लियोलस बोला जाता है जिसे, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक, न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक। और इसी में ऐसे धागा नुमा संरचना होती है, ठीक है, ऐसे चाहे जैसे बना दें कि ऐसे धागा नुमा संरचना होती है। ये धागा नुमा संरचना होती है, इसी को क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। तो हम इसको लिया क्या लिख देते हैं, क्रोमैटिन बोला जाता है, क्रोमैटिन हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और कुछ रहता, ये जो बीच बीच में छेद है इसको हम न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोला जाता। और इसके अंदर भी ऐसे लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड भरे होते हैं। क्या बोलते हैं, भरे होते हैं, ऐसे लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है। ऐसे जो लिक्विड भरे होते थे किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। तो इतने तुम्हारे स्ट्रक्चर हो गए किसके बारे में, प्यारा सा न्यूक्लियस। तो क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो न्यूक्लियो, जिसे केंद्रिका बोला जाता है, केंद्रिका बोला जाता है, न्यूक्लियो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर पोर हो जाएगा। और कुछ है क्रोमैटिन, आउटर मेम्ब्रेन वगैरह है, इसके अंदर राइबोसोम वगैरह बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, बट उतना हम नहीं लिखते, मेन मेन लिखेंगे काम हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्यारा सा, यही आपका किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब यही हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे, काम अपना बन जाएगा, ठीक। लिखने का मन करे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी तुम्हारे पास डबल मेम्ब्रेन की होती है। अब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक। टाइम लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो क्लियर होके ही जाएगा। क्या लिख रखा है आप ध्यान से सुनिए, ये डबल मेम्ब्रेन होते जो आपके सामने हमने केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सेल को कंट्रोल करने को, ठीक है, यानी इसे कंट्रोल केंद्र कहा जाता है, मतलब पूरे सेल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इसी को होता है। नेक्स्ट में न्यूक्लियस है, ठीक है, एक हेरिडिटी कैरेक्टर को कलेक्ट करता है, जो ये धागानुमा संरचना, ये क्रोमैटिन होता है, यही आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो वही लिखा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियस सेल का अधिकतर गतिविधियां को कंट्रोल करने की होती, मतलब ये हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंदर जो सेल है, तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना, सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ही न्यूक्लियस की होती है, ठीक। तो ये हो गया प्यारा सा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। अब हम आते हैं एक एक स्टेप पे, हम क्या कर देते, थोड़ा थोड़ा लिख के फंक्शन लिख देंगे, काम हो जाए ख़त्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब इसका यदि आपको नोट चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, ठीक है। इसकी धनराशि केवल और केवल 25 रुपये रखी गई है पर सब्जेक्ट का, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, आप चाहे जब इसका नोट मंगा सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, एकदम ऐसे हैंड राइटिंग हिंदी में, हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, यह 2 परत वाली झिल्ली होती है, जो आपके सामने बता, जो केंद्रक को न्यूक्लियो, ठीक है, जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। देखो भाई, ये तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म हो गया और ये तुम्हारे पास केंद्रक, तो इसको अलग करती है, ये अलग हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, ठीक। इनकी मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, देखिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र, ये छिद्र, ये छिद्र, ये छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर की मदद से कोई भी चीज़ अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, ठीक। यह पदार्थों की, ठीक है, ये पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। पदार्थों का मतलब जो भी तुम्हारे पास आइटम है उसको एक्सचेंज करने की जिम्मेदारी क्या होती है, इन्हीं की होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है ये एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। यह एक तरह का फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन धागे नुमा संरचना होती है। क्या होती है, क्रोमैटिन देखा जाए तो धागे नुमा संरचना होती है, जो आगे चल के क्रोमोसोम का निर्माण करती है। देखिए क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होता है तो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब ऐसे अजुरा जाते हैं, ऐसे ऐसे अजुरा जाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का। ऐसे बीच में क्रोमैटिन होता है,
सेंट्रोमियर होता है, इसको ऐसे पकड़ लेता है। ठीक, तो एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन। एक्चुअल में किसका बना होता है? क्रोमेटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक, तो ये क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। न्यूक्लियोलस क्या होता है? यह केंद्र के भीतर स्थित गाढ़ा क्षेत्र होता है। मतलब केंद्र के स्थित देखा जाए तो एक गाढ़ा क्षेत्र होता है, जो बीच में हम न्यूक्लियोलस बताए हैं वैसा स्ट्रक्चर होता है। यह राइबोसोम के आरएनए, ठीक, आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसे हम मोस्टली क्या होता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कर देते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के भीतर गाढ़ा क्षेत्र होता है, ये राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम यानी आरएनए के सिंथेसिस करता है, जिससे अपना काम प्रोटीन बनने का हो जाता है। अब फंक्शन आप तुम्हारे पास न्यूक्लियस क्या होता है, एक्चुअल में इसका काम क्या होता है गुरुदेव, थोड़ा सा इनके बारे में बता दीजिए। ठीक, न्यूक्लियस देखा जाए तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह यही ले जाता है। आरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए जब सिंथेसिस करेगा मेनली आरआरएनए करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। सेल डिवीजन को कौन नियंत्रित करता है? यही करता है। सेल डिवीजन को पूरा नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की जिम्मेदारी किसकी होती है? इन्हीं की होती है। प्रोटीन सिंथेसिस किसकी मदद से? आरएनए। वो भी जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेल की अदर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल की अदर एक्टिविटी जैसे सेल डिवीजन करना है, इन्हीं की मदद से किया जाएगा। सेल को ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, सब कुछ भी करेगा तो इनके ठीक है अनुसार ही करेगा। कौन? ये हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है WBC के बारे में। अब WBC क्या होता है, इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आवाज़ आ रही है तो एक बार प्लीज़ आप अच्छे तरीके से क्या करिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं, यस आर नो में केवल जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो काम हो जाएगा। यस आर नो में केवल जवाब दे दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या पूछ दिया है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाइट ब्लड कार्पोसेल क्या होता है? ठीक है, कार्पोसेल्स क्या होता है, या सेल्स भी लिख सकते हैं बट कार्पोसेल्स लिखा जाता है। ठीक, क्या बोल दिए हैं? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। अब ये क्या होता है इसको पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। यदि आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार राय ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक्चुअल में आवाज़ आ रही है कि नहीं। जितने लोग लाइव है तो कम से कम वो तो कंफर्म कर दें भाई आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक, अब क्या होता ध्यान से सुनिए। ठीक, तो यहाँ पे वाइट ब्लड सेल के यानी WBC के बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रखा WBC। ठीक है, इसका फुल नेम देखा जाए तो क्या होता है? वो W से क्या हो जाता है? वाइट, B से हमारे पास क्या हो जाता है? ब्लड हो जाता है, C से तुम्हारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास देखा जाए तो कार्पो, ठीक है, यहाँ पर कार्पल्स होता है। ठीक है, ये इसका फुल नेम हो गया। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, यदि आवाज़ आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दो मेरे भाई, जितने लाइव हो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, नहीं तो सारा दिक्कत हो जाती है बहुत सारी। ठीक है, हम लेक्चर लेते रहेंगे आवाज़ ही नहीं जाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं सही हो पाएगा। ठीक है, यस आर नो में तो जवाब दे सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं। जब आप करना ही नहीं चाहते हैं तो हम अपना काम करते रहते हैं, देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो क्या लिख रखा WBC के बारे में हमें पूरा डिटेल में लिखना है। WBC में किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए ये क्या होता है? वाइट कलर का होता है। अब कोई पूछेगा रेड कलर क्यों होता था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने के नाते ही क्या हो जाता है उसमें? ठीक है, हीमोग्लोबिन होने के नाते रेड कलर का होता है। बट WBC में ऐसा कुछ भी पिगमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो WBC में किसी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए यह क्या होता है? वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता बाबू? वाइट कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट में लिखा ये नियमित आकार का होता है, मतलब एक्चुअल में कोई शेप इसका नहीं होता। चाहे जैसे तुम ऐसे गूंज दो, जैसे एमीबॉयड नहीं होता है एक्चुअल में इरेगुलर शेप का, उसी के शेप का होता है। आप चाहे जैसे गूंज देंगे अपना काम हो जाएगा। ठीक, ये WBC में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मतलब WBC में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बट RBC जो तुम्हारे पास थे उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार कन्फर्म कर दो भाई। ठीक है, एक बार कन्फर्म कर दी आवाज़ आ रही है कि नहीं।
ठीक है। तो ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 3 से लेकर 7 दिन तक होता है। इसी के बाद इसकी डेथ हो जाती है। जैसे आरबीसी 100 से 120 दिन जीती है ना, उस तरह से डब्ल्यूबीसी कहीं कहीं लिखा रहता है हफ्ता से लेकर 10 दिन तक, बट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है यानी 3 से लेकर 7 दिन तक जिंदा रहती है। ठीक, अब ये करते क्या है, यह जीवाणु तथा जर्म को भक्षण करके, जर्म मतलब जो भी तुम्हारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं उसको भक्षण कर लेते हैं, ऐसे खा लेते हैं। खा के हमारे शरीर को यानी शरीर को किससे बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को सैनिक ऑफ बॉडी बोला जाता है। हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उससे हमारे डब्ल्यूबीसी होती हमारी रक्षा करती है। किसकी, हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। ये देखा जाए तो मेनली 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास लिखा है ग्रेनुलोसाइट। क्या होता है, जैसे सेल है मान लेते हैं, ठीक है, एक्चुअली में मान लेते हैं ये हमारे पास है, ऐसे तुम्हारे पास ये है कौन, डब्ल्यूबीसी। इसके अंदर ऐसे ऐसे संरचना रहेगी तो इसको ग्रेन्यूल बोला जाता है। ग्रेन्यूल मतलब छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है, उसको ग्रेन्यूल बोला जाता है। तो यदि उस किसी भी यानी जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में यदि ग्रेन्यूल पाया जाता है तो उसे ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट नाम से पता है, ऐसे तुम्हारे पास डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। ठीक, तो 2 चीज़ होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और तुम्हारे पास ए ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक, अब इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनिए। ठीक, अब इसमें ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत तुम्हारे पास टोटल यहाँ पर हमारे पास 3 होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल होता है, क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, और इसिनोफिल होता है और बेसोफिल होता है। 2 तरह के ये तुम्हारे पास हो गए, ठीक है, 3 तरह के इसमें होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट में टोटल क्या होते हैं, 2 होते हैं, मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है, 2 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब जितने लोग भाई हैं प्लीज़ कमेंट में एक बार जल्दी कंसल्ट कर दीजिए भाई, आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रॉपर, यस आर नो में, ठीक है, इतना तो कर ही सकते भाई। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं, आवाज़ जा रही है, सही से दिख रहा है कि नहीं, यस आर नो में, यस आर नो में जवाब प्लीज़ दे दीजिए, आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास टाइप होगा ग्रेनुलोसाइट तथा ए ग्रेनुलोसाइट। अभी नीचे हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दोनों का हमने देखिए प्यारा सा स्ट्रक्चर बना दिया है आपके सामने। ये इतने जो तुम्हारे पास हैं सब ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आते हैं, और ये इतने जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आते हैं। पहले भी बोले हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें देखो ऐसे बीड नुमा संरचना होती है, देखो ऐसे डॉट डॉट जब होती है उसे ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इसमें ग्रेन्यूल देखने को मिलता है, इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं देखने को मिलता। इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। इसका जो न्यूक्लियस है ना, देखिए ये न्यूक्लियस है जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया है ना, इसका ये न्यूक्लियस है। और इसिनोफिल पे देखा जाता है ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बेसोफिल का तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, बाइलोब न्यूक्लियस होता है, ये वाला ज़्यादा होता है, ये वाला कम होता है, ये दोनों लगभग बराबर होता है। ठीक, ये तुम्हारे पास किस कलर का होता है, पेल रेड तथा यानी ब्लू साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल होता है। मतलब ये जो तुम्हारे पास लिख रखा ना, ये रेड कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है। ठीक, ये डार्क तथा पिंक स्टेनिंग देता है। स्टेनिंग देने का मतलब जब कलर करोगे देखने के लिए तो ऐसे कलर का देखेगा। ठीक, ये ग्रेनुलोसाइट और ये ग्रेनुलोसाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होता है, ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट रहते हैं उसे ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसमें देखो कोई बीज नुमा संरचना मतलब ऐसे डॉट डॉट नहीं है। बस इतना आपको देखना पड़ेगा। फिर इनका क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा। एक्चुअल में कार्य लिख देंगे तो इजीली काम हो जाएगा। अब इनका मेन काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है यहाँ पर लिखते हैं। डब्ल्यूबीसी के पास इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी के पास देखा जाए तो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक, डब्ल्यूबीसी देखा जाए तो यानी फैगोसाइटोसिक नेचर का होता है। यह फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल रहते हैं उसे इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कर देता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, तो हमारे शरीर में लड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी की होती है, जो पूरा लड़ के हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का करता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, यह ठीक यह बॉडी रिस्पांस, ठीक है, ये बॉडी डिफेंस जैसे, ठीक है, शरीर में एंटीबॉडी इम्यून बॉडी को क्या कर देता है, मैन्युफैक्चर करता, मतलब हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन गई। अब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा तो एंटीबॉडी लड़ देगी। यदि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो दोनों मिलकर लड़ के उनकी कैसी तैसी कर देंगे भाई। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये वाला सिस्टम होता है कि इसके अंतर्गत तुम्हारे पास WBC के फंक्शन में। और कैसे करते हैं, WBC में देखा जाए तो हिपैरिन तथा हिस्टामिन का स्राव करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ये दोनों तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं, हिपैरिन तथा हिस्टामिन। हिस्टामिन जो एलर्जी होती है उससे लड़ता है, और हिपैरिन देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो जो तुम्हारे पास WBC होती है ना, ठीक है, WBC होती है, WBC हिपैरिन तथा हिस्टामिन का स्राव करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या कर देता है, मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डेड सेल की क्लीनिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, WBC की। मतलब डेड सेल मर गया तो उसे हमें उठा के बाहर करना पड़ेगा ना, तो उसको क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, WBC की होती है। नेक्स्ट में इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी के प्रति रिस्पांस कौन करता है, एक्चुअल में यही WBC करती है। ठीक, तो ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अब इस पे चलते हैं। क्या दे रखा, 60 नोट ऑन द, ठीक है, सिक्रीड बाय द पैंक्रियाज एंड थायराइड ग्लैंड, दोनों पे हमें लिखना पड़ेगा जी। चलो हम थायराइड ग्लैंड को इस पे कर लेते हैं, पैंक्रियाज का हम PDF में जब देंगे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या, पैंक्रियाज क्या होता, कहाँ होता है इसका स्ट्रक्चर, फिर आपका जो तुम्हारे पास थायराइड ग्लैंड होती कहाँ होती, कौन सा हार्मोन निकालती, उसका काम क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहले हम थायराइड ग्लैंड देख लेते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, और आपको जब PDF दिया जाएगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया जाएगा आपका पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कैसे होती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। 2 तरह की ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन होती है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में तुम्हारे पास थायराइड इंक्लूड होता है। ठीक, इसका जो वेट देखा जाए तो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। कितना होता है एक्चुअल में वेट देखा जाए तो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। एक हेल्दी पर्सन की बात कह रही है। ठीक, अब इसका लोकेशन क्या होता है, हमारे गर्दन वाले रीजन पे क्या पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। मतलब हमारे नेक वाले रीजन पे क्या पाया जाता है, यही ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो ये काम करती है। ठीक है, देख रहे हो भाई, ठीक, तो ये करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास, हाँ भाई ठीक, तो अब इनकी जिम्मेदारी यही होती है। क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए, ये हो गया। अब यहाँ से स्ट्रक्चर, इसको प्यारा सा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, ये जो मेन होती है यही आपकी थायराइड ग्लैंड है। यहाँ से इसको हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने कलर कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कलर कर देते हैं, यही एक्चुअल में आपका थायराइड ग्लैंड है। इसमें जो मेन में होता है उसे इस्थमस बोला जाता है। इसके ऊपर लैरिंग्स, इसी को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसमें आवाज़ वाली बॉक्स होती है। ठीक, इस्थमस हो गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, थायराइड लोब हो गया। थायराइड, राइट थायराइड लोब, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इसे बोला जाता है। नहीं एग्जैक्ट पता रहेगा तो बोल देंगे 2 थायराइड लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट होता है। ठीक, उसके बाद ये जो नीचे तुम्हारे पास ऐसे नुमा संरचना, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। आप अपने गले में फील कर सकते हैं, रिंग नुमा संरचना होती ट्रैकिया के बारे में। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर होगा। अब कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो ये देखा जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, और ट्राईआइडोथायरोनिन करते हैं। ठीक, और एक कैल्सिटोनिन करते हैं। मतलब 3 हार्मोन ये क्या कर देते हैं, सीक्रेट करते हैं। कौन कौन, थायरॉक्सिन करते हैं, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन करते हैं, कैल्सिटोनिन करते हैं। ये तुम्हारे पास 3 तरह का हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब एक्चुअल में इनका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले लिखा है मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ावा देना। मतलब हमारे शरीर के अंदर से डाइजेशन, रिस्पायरेशन, पाचन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। तो उन सबको क्या कर देना, थोड़ा सा बढ़ावा देना के काम जिम्मेदारी किसकी होती है, थायराइड ग्लैंड की। बता, मेटाबॉलिज्म यदि हमारे पास होगा जल्दी तो हमें एनर्जी मिलेगी तो बॉडी ग्रोथ करेगी। ठीक है, रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी थायराइड ग्लैंड की होती है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए यही होती है जो कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन करता है। ये करते क्या है, जैसे हमारे मसल में ज़्यादा यदि कैल्शियम होगा तो उसको पकड़ के हड्डी में डाल देगा, यदि ब्लड में कम होगा तो हड्डी से खींच के ब्लड में डाल देगा। तो ये कैल्सिटोनिन अपना काम करता रहता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड हमने यहाँ से क्या कर दिया, देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू,
ठीक है। डिफाइन ब्लड प्रेशर, सबसे पहले ब्लड प्रेशर बताना पड़ेगा। नॉर्मल रेंज क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। कैसे और किससे तुम क्या कर देते हो, ठीक है, एक्चुअल में कौन सा ऑपरेटर्स होता है उससे तुम यूज करते हो, ठीक है, उससे कैसे मैनेज करते हो, मतलब किससे मापते हो, इस सबको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को तुम कैसे रेगुलेट करते हो इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है, अब पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह से सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, कौन से ऑपरेटर्स अथवा इक्विपमेंट होते हैं जिसे हम उपयोग करते हैं। तो लिख रखा ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब एक्चुअल में ब्लड प्रेशर देखा जाए तो समझिए क्या होता है, जैसे हमारी नस है, ठीक है, ये हमारे पास नस है, तो हमारे नसों में ब्लड ऐसे बहता है, क्या होता है, ऐसे बहता है। तो ये जो दीवार है, ठीक है, ये जो दीवार है, ठीक है, ये दीवार, इनके दीवार के ऊपर क्या कर देता है, प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर किसके कारण से होता है, ब्लड के कारण से होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो वही लिख रखा है, जब हमारे आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरीज की दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब समझ में आया कि नहीं, आर्टरी मतलब नस, नस में जब हमारा ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है, तेज़ी से फ्लो करता है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए तो किसका बंदे का होता है, क्योंकि हमसे नॉर्मल रेंज पूछा था, 120/80 mmHg होता, क्या 120/80 mmHg होता है, ठीक। अब ये करते 120 गुरुदेव क्या होता है और 80 क्या होता है। 120 देखा जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है एक्चुअल में, ठीक है, ये होता है सिस्टोलिक, मतलब जो हमारा ब्लड क्या कर देता है, जब पंप हमारा हार्ट करता है तो दाबता है, तो जब दाबता है तो तेज़ी से मूव करता है, जो तेज़ी से मूव करता है तो उसका प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर, जब प्रेशर कम होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, कितना होता है, 80 mmHg होता है। ये हो गया। अब यहाँ से नॉर्मल रेंज पता चल गया, डिफिनेशन पता चल गया। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। पहला तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पर मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अभी तक हम केवल किताबों में पढ़े, एक्चुअल में कभी देखे नहीं हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास नस हो गए, नस में ऐसे लगाते हैं सबसे पहले कैनुला, और यहाँ पर एक मशीन लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। वो बताता है कि एक्चुअल में इनका ब्लड प्रेशर कितना है। अब इसके लिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर रहेंगे तभी कर पाएंगे। लिखा, इस मेथड में आर्टरीज को पंच करके कैनुला लगा दिया जाता है, कैनुला के द्वारा मैनोमीटर को देखते हैं, उससे पता कर लेते हैं एक्चुअल में इनका ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक। एक मेथड हो गया, ठीक, बट ये कोई करता नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में ये मोस्टली लोग करते हैं। इसमें करते क्या, सबसे पहले ये हाथ है, हाथ का ये वाला नस को ऐसे देखेंगे, ऐसे फील करते हैं, ठीक है, ऐसे फील करते हैं तो ऐसे 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 फील होता तो समझ जाना उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है। तो लिखा, इस मेथड में आर्म की सहायता से हाथ के अंगूठे की साइड का आर्टरीज के, ठीक है, प्रेशर को फील करते हैं, मतलब अपने हाथ से हम क्या कर देते हैं, फील करते हैं, जिससे पता चलता है एक्चुअल में इनका ब्लड प्रेशर क्या है। इसके लिए भी एक्सपर्ट जरूरी होना चाहिए। और अब एक्सपर्ट उस पर नहीं है तो आपके सामने ये वाला पोर्शन आता है, ठीक है। ये क्या लिख रखा है, स्फाइग्नोमानोमीटर। अब कोई पूछेगा हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्फाइग्नोमानोमीटर। स्फाइग्नोमानोमीटर की मदद से हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो क्या लिख रखा, यह एक सटीक तथा सुविधाजनक प्रयोग है। इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं जो सामने दिया गया। सबसे पहले ये कफ होता है, कफ क्या कर देता है, ऐसे कपड़ा होता है जो हमारे हाथों को ऐसे लपेट के पकड़ लेता है, ठीक, तो ये होता, ठीक, कफ हो गया। अब यहाँ से निकलता ये होता, तो इसको देखेंगे ऐसे 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 दाबते होंगे जिससे प्रेशर क्रिएट होता। ये वाल होता है, वाल से हम टाइट अथवा ढीला करके ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वही लिख रखा है, इसके पास कफ होते हैं। कफ हमारे जो हाथ में बांधा जाता है, बल्ब है, ये तुम्हारे पास इसे बल्ब बोला जाता है, इसको वाल बोला जाता है, इसे स्केल बोलते हैं। इसी पे जो तुम्हारे पास ब्लड प्रेशर चाहता है उसी से मेजर हम करते हैं। बट अब कोई ऐसा करता नहीं है। अब जो डिजिटल आ गया, हाथ में ऐसे कफ लगाएं, बटन दाबें, ऐसे करके अपने आप ब्लड प्रेशर बता देता है। वो अपना डॉक्टर थोड़ा सा इधर उधर करके अपना मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हमसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है, और कौन सा ऑपरेटर्स होता है जो ब्लड प्रेशर मेजर किए जाते हैं। तो आप कुछ भी नहीं याद रखेंगे, ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप याद रखिएगा, यही से काम होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, हम नेक्स्ट पे आते हैं। कह दिया है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में पूरा आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अब नेफ्रॉन भी देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेफ्रॉन हमारे लिए इंपॉर्टेंट का महा इंपॉर्टेंट में से एक है। तो आपको प्यारा सा ऐसे क्या लिखना पड़ेगा, नेफ्रॉन का हेडिंग डालना पड़ेगा, ठीक है।
यदि हमारी आवाज़ जा रही है तो एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए आवाज़ एक्चुअल में जा रही है कि नहीं। ठीक है, जितने लोग लाइव हैं एक बार कंफर्म कर दीजिए भाई आवाज़ जा रही है कि नहीं। प्लीज़ अनुरोध है आपसे, एक बार कंफर्म कर दीजिए एक्चुअल में आवाज़ जा रही है कि नहीं। ठीक कर दीजिए भाई, ठीक है, नहीं तो हम लेक्चर लेते चले जाएंगे, एक्चुअल में आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो या कोई चित्र दिखबे न करे तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और आपके लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं, आपको लेक्चर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कंफर्म कर दीजिए, यस आर नो में जवाब तो लिख ही सकते हैं भाई। ठीक है, यस आर नो में जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है, यस आर नो में जवाब लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी करिए, लिखिए भाई। ठीक है, लिख दो यार प्लीज़। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, इतना देर लगा रहे हैं भाई। ठीक है, तुरंत रिस्पांस करिए यार, तो हमके भी थोड़ा सा चलिए, आवाज़ आ रही है तो इसको जारी रखा जाए। तो नेफ्रॉन क्या होता है, अभी देखेंगे किडनी जैसे हमारे पास किडनी क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड को फिल्टर करती है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर किडनी में छोटे छोटे क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, वही लिखा गया। नेफ्रॉन ब्रिक मतलब किडनी की मूल संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती, क्या होती है, जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है, ठीक है, यानी हमारा जो किडनी होता है उसका संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन अवशिष्ट पदार्थों को रक्त से, ठीक है, छानता है और अंततः आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित करते हैं। मतलब नेफ्रॉन क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ हो रहा था उसे छान लेता। जैसे आपके घर में छलनी होगी या आटा छानने वाला या वो, ठीक है, चाय छानने वाला, तो अवशिष्ट पदार्थ को छान के हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक, तो नेफ्रॉन अवशिष्ट पदार्थों को रक्त से छानता है और पुनः आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेता है, क्योंकि हमारे लिए जो आवश्यक सामान है उसी को तो हमें ब्लड में रखना है। तो इसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, नेफ्रॉन की संरचना ये सामने दी गई। देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हम बहुत इजी तरीके से बनाए हैं, ये आपके सामने बहुत इजी तरीके से बनाए। यदि कहेंगे तो हम एक बार और यहाँ पर आपके सामने बना के दिखा देते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले होता क्या है, ये जो तुम्हारे पास एक कप नुमा संरचना होती है, क्या होती है, ऐसे कप नुमा संरचना होती है। आप हमारे साथ ही बनाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ऐसे होके ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे होके इधर चला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके इधर, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास इधर चला आता है, ये इधर चला गया है, ठीक है, ये इधर चला गया है, ये इधर चला गया था, ऐसे तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होता। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड को लेकर आता है, एक एक अशुद्ध ब्लड लेकर आती है, एक नस ऐसी होती है अशुद्ध ब्लड लेकर आती है, फिल्टर होकर ये पूरे शरीर में ऐसे दोबारा वापस चला जाता है। ठीक, इसे बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं इसको, यानी पीसीटी, पास है तो इसे पीसीटी बोला जाता है, ये दूर है तो इसको डीसीटी बोला जाता है, इसको लूप ऑफ हेनेले बोला जाता है, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर बनाया गया है। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। एक ऐसी नस होती जो अशुद्ध रक्त लेकर आती, यहाँ फिल्टर होता, फिल्टर के दौरान जो शुद्ध होता हमारे द्वारा ब्लड में शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये जो तुम्हारे पास कप नुमा संरचना, इसे बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या होगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हिंदी शुद्ध एकदम से भाई, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ इसलिए बोला जाता है, ये बाउमैन कैप्सूल के समीप है, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका बोला जाता है, जिसे हम पीसीटी, पी से पास होता है, इससे कंफ्यूजन न कर देना, इसमें ये कर देना, नहीं, पी से देखिए पास होता है, डी से तुम्हारे पास दूर होता है, तो दूर जो रहेगा डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल रहेगा, जो पास रहेगा उसे पीजिटल यानी पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास लूप ऑफ हेनेले बोला जाता है। ठीक, और इसको कलेक्टिंग डक्ट, इधर से भी तुम्हारे पास पेशाब आता है, इधर से सबको ये इकट्ठा करके कहाँ पर, पेशाब की थैली में इकट्ठा करता है, जब इच्छा होती तो हम शरीर से अपने बाहर कर देते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसके कितने पार्ट होते हैं, बाउमैन स्पूट होता है, और हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास समीपस्थ कुंडलित नलिका लूप ऑफ हेनले और दूरस्थ कुंडलित नलिका जिसे डीसीटी बोलते हैं और कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है, यानी कलेक्टिंग डक्ट मतलब संग्रह नलिका होती है। ठीक, यो अब इन्हीं के थोड़ा हेडिंग डाल के आपको लिख देना है। तो बाउमैन स्पूट क्या कर देता है, ये कप जैसी संरचना, देखिए कप जैसी संरचना होती है। बाउमैन स्पूट न लिखा, रक्त नलिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। यहाँ पर ये जो गुच्छे एक्चुअल में पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ग्लो, ठीक है, मेरुलस बोला जाता है, बट ये तुम्हारे पास लिख दिया गया यहाँ से।
इसमें रक्त कोशिका और प्रोटीन का अवशोषण यानी फिल्टर हो जाता है, लेकिन यूरिया का फिल्टर नहीं होता है। ये पहला स्टेप होगा। दूसरा, अब बताओ यहाँ पर प्रक्रिया हो गई तो भेज दिया जाता है पीसीटी में, पीसीटी में भेजा जाता है यहाँ पर। तो पीसीटी बोमन स्पूट के समीप होता है, ये बोमन स्पूट के क्या होता है, समीप होता है। इसमें ग्लूकोज कामा प्रोटीन और अमीनो एसिड, लवण, पानी, यूरिया के ठीक है फिल्ट्रेशन होते हैं। किस क्या होते हैं आपके सामने, फिल्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, लूप ऑफ हेनले दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ी बोले, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना पड़ेगा। लूप ऑफ हेनले यू आकार की संरचना होती है। देखिए ये जो तुम्हारे पास इस शेप की संरचना, इसी को लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। ठीक, इसमें ग्लूकोज, सभी अमीनो एसिड, अधिकांश लवण तथा पानी लूप ऑफ हेनले में पुनः अवशोषित होते हैं। यूरिया को छोड़कर ये सबको पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, इसे रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, फिर कहाँ भेज दिया जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसे हम डीसीटी बोलते हैं। यह भाग बोमन स्पूट से दूर पाया जाता है। ये क्या होता है, ये भाग बोमन स्पूट से दूर पाया जाता है। इसमें कुछ पानी, लवण तथा सारा यूरिया मूत्र में छोड़ दिया जाता है। अब ये प्योर मूत्र बन के तैयार हो गया, मतलब यूरिन बन के तैयार हो गया। तो यूरिन में देखा जाए तो 95% पानी होता है, 2% यूरिया तथा 2% यूरिक एसिड होता है, 1% अन्य चीज़ होती है। तो ये पेशाब होता है। तुम सोच सकते हो पानी कितना परसेंट है, 95% पानी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं संग्रह नलिका, जिसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। यह मूत्र को इकट्ठा करता है, लेकिन विभिन्न नेफ्रॉनों से मूत्र वाहिनियाँ ठीक है नलिका की सहायता से मूत्राशय में डाल देता। मतलब जो तुम्हारे पास अलग अलग होती है, मतलब इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से सब तरह से आएगा, और यहीं पर क्या होगा, इकट्ठा होगा, यहीं पर नीचे हमारे पास पेशाब की थैली में भेज दिया जाएगा। ठीक, तो वही तुम्हारे पास कर दिया है। अब देखिए वही लिखा, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर देता है, यह मूत्र को इकट्ठा करता विभिन्न नेफ्रॉनों से, मतलब अलग अलग नेफ्रॉनों से इकट्ठा करता। मतलब इधर से भी नेफ्रॉन है, इधर से, क्योंकि एक किडनी में कईयों लाखों की संख्या में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये तुम्हारे पास कलेक्टिंग डक्ट हो गया। क्रिया विधि टोटल 3 स्टेप में क्रिया विधि होती है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, और क्या होता है, सिक्रीशन होता है। दोबारा हम बोलते हैं, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है। यह क्रिया ग्लूमुलस में होता है। इसमें रक्त कोशिका कामा प्रोटीन को छोड़कर यूरिया का ठीक है यूरिया का निष्पंदन कर दिया जाता है। ठीक, और पुनः अवशोषण मतलब क्या होता है, जिसे हम री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, री एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। और सिक्रीशन मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी स्राव मतलब क्या हो जाएगा, सिक्रीशन हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप में ब्लड तुम्हारे पास क्या कर देता, फिल्टर कर लेता है। तो फिल्ट्रेशन समझे। अब तुम्हारे पास रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे जैसे निस्पंदन नलिकाओं के नीचे की ओर बढ़ता है, शर्करा, अमीनो एसिड यानी पानी हो गया, लवण को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अब ये बन के तैयार हो गया स्राव। स्राव अब करेगा, जो पुनः ठीक अवशोषित नहीं होता है वे शरीर में बाह्य यानी बाह्य स्राव कर दिया जाता है, जिसमें मूत्र बन जाता है। तो मूत्र देखा जाए तो 96% पानी होता है, अवशिष्ट पदार्थ ये होता है यूरिया होता है। अब कोई पूछेगा तुम्हारे पास पीएच यानी पेशाब का पीएच क्या होता है, तो चखना थोड़ी ना भाई, इसको तुम्हारे पास क्या बोलेंगे 4 ठीक, एक्चुअल में एसिडिक नेचर का होता है, 4.7 से लेके 8 के बीच में होता है। कौन, हमारे ठीक यूरिन का पीएच होता है। ठीक, इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जी, नेफ्रॉन हो गया। फिर क्या दे रखा है तुम्हारे पास, मेंस्ट्रुएशन दे रखा। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो लेडीज़ों में देखा जाए तो ठीक है वो पीरियड होता है ना, उनके बारे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तब कैसे क्या होता है इनके बारे में दिया गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सबको हम अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। पेपर 56 पेज नंबर पे आते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास लिख रखा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब जो उसमें पीरियड, लेडीज़ में जो पीरियड आता, लड़कियों में जो पीरियड आता, उसके बारे में आता, क्यों आता, कैसे आता, कौन सा हार्मोन रहता, ये सब कुछ हमें यहाँ डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले लिख रखा मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है, फीमेल में देखा जाए तो हर 28 डेज के बाद, कितने दिन के बाद, 28 दिन के बाद उसमें एक साइकिल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक, उसमें एक साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लिख रखा, ध्यान से समझिए क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लिखा मेंस्ट्रुअल यानी इसे मानसिक धर्म भी बोला जाता है। धर्म महिलाओं में समय समय पर होने वाले शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, मतलब उनमें देखा जाए तो शारीरिक परिवर्तन ज़्यादा होता है द टाइम वहाँ पर। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें शारीरिक बदलाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखिए लेडीज़ों में देखा जाए तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका नाम दिया जाता है हमारे पास मेनार्ची।
क्या बोला जाता बाबू, मेनार्ची बोला जाता। मतलब कोई फीमेल है एडल्ट, कोई लड़की है एडल्ट हो चुकी है, ठीक, 12 साल, 18 साल, 12 साल, 14 साल, 13 साल, और डिपेंड करता है उनकी बॉडी एक्टिविटी पे और बॉडी ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है। जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसे नाम दिया जाता है मेनार्ची, प्लीज इसे याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोला जाता है, मीनोपॉज बोला जाता है, या एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट 50 एज, 50 से 60 एज के बाद देखा जाए तो मीनोपॉज हो जाता है वो, ठीक है। उनमें देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मतलब मंथली जो साइकिल होती वो नहीं होती, तो अब बेबी अब पैदा नहीं कर सकते। बस याद रखना, जो मेल होता पूरी ज़िंदगी स्पर्म का फॉर्मेशन करता, मतलब पूरी ज़िंदगी बूढ़ा रहेगा तब भी वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट मेंस्ट्रुअल काल तुम्हारे पास मेनार्ची, लास्ट मेंस्ट्रुअल काल है तुम्हारे पास मीनोपॉज बोला जाता है, ठीक। लिखा जब यमसी एक वुमेन के रिप्रोडक्टिव, लिखा रिप्रोडक्शन जीवन के अंत में, ठीक है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। अब वो लेडीज, ठीक है, बेबी को बर्थ नहीं करा सकती, क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा नहीं करेगा तो एग निकलवा नहीं करेगा, एग नहीं निकलेगा, एग से जो स्पर्म जा रहा है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, तो उस हमारे पास मीनोपॉज होता है, ठीक है। अब यहाँ से मीनोपॉज है, ठीक है, साइकिल लगभग 28 से लेकर 30 दिनों के, ठीक है, औसत अंतराल को दोहराता, मतलब लेडीज़ों में देखा जाए तो एक साइकिल चलती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल देखा जाए तो 28 डेज बार रिपीटेड होती है, मतलब 28 दिन के बाद आएगी, फिर अगले 28 दिन के बाद आएगी। बट इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, एक आध हफ्ता स्किप हो सकता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी, ठीक है, किसी फीमेल को एक, ठीक है, मान लेते हैं 1 मई को उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, 1 मई को उनका मान लेते पीरियड आया हुआ, फिर अगला जो पीरियड आएगा मान लेते तुम्हारे पास 28 मई को आएगा, कब आएगा तुम्हारे पास 28 मई को, ठीक। तो ये 28 दिन हो गया, जो नॉर्मल बुक में लिखा रहता है 28 से लेकर 30 दिन तक होता है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में मान लेते हैं ब्लड प्रॉपर न हो, ब्लड प्रॉपर न हो तो उसके कारण से भी हमारी उनकी बॉडी में थोड़ा सा अल्टरनेट हो सकता है, 28 दिन की जगह 30 दिन हो सकता है, 35 दिन हो सकता है। तो ये भाई क्या कर रहे हैं जी, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट हो सकता है, यानी 30 से 35 दिन तक हो सकता है, उसमें घबराने की बात नहीं। बट ज़्यादा दिन तक स्किप होगा तो समझ लीजिए दिक्कतें हैं, ठीक। तो आपको जांच कराना पड़ेगा प्रेगनेंस वगैरह की, एक्चुअल में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं कि नहीं, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। तो ये लिखा मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 से लेकर 30 दिन के औसत अंतराल में दोहराया जाता है, दोहराता रहता है, ठीक। प्रत्येक यमसी के मध्य के दौरान, ठीक है, यानी मध्य के दौरान लिखा अंडोत्सर्ग होता, अंडोत्सर्ग मतलब एक अंडे का निर्माण होता है, एक अंडे का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक अंडाणु निकलता है, मतलब उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जैसे ये देखा जाए, ठीक, तो एक्चुअल में ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ से कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ऐसे जाके तुम्हारे पास ऐसे होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब ये बनाएंगे ना, ठीक है, तो ऐसे करके ये एक्चुअल में ऐसे होता है, तो ये तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल, तो ये जो एक अंडा यहाँ पर होता है, एक अंडा यहाँ होता है, एक जब उनके एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यहाँ से एक निकलता है, फिर अगले महीने इससे निकलता, फिर अगले महीने इससे, ऐसे अल्टरनेट निकलता रहता है, ठीक है। तो अभी का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब, तो वो जब मैच्योर होता तो वहाँ से एक अंडा निकलता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकलता है। अब इसको यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम टेबल यहाँ पर बना देते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इसमें देखा जाए तो जिसे हम स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी फेज बोला जाता है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने फेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास लिख रखा है मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ये टोटल 28 दिन के अंतर्गत जो हो रही उस प्रक्रिया को हम यहाँ बता रहे हैं। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो 1 से लेके 5 दिन तक होता, कितने दिन तक, 1 से लेके 5 डे तक होता है, ठीक। अब ये आगे की तरफ मूव करता। दूसरा स्टेप तुम्हारे पास क्या होता है, फॉलिकल फेज होता है। याद रखना, फॉलिकुलर फेज में बहुत सारे हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। अब ये जो फेज होता है 5 से बाद जितना तुम्हारे पास दिन रहता, 5 से लेकर 13 डे तक रहता। याद रखना 13 डे, 14 डे नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। ये हो गया। अब एक फेज और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन फेज बोला जाता है,
ठीक है, एवुलेशन फेज बोला जाता है। ठीक, ये टोटल कब दिन होता है? 14वें दिन होता। कितने दिन होता है? 14वें दिन होता है। ठीक, पहले लिख देते हैं। उसके बाद लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा? ल्यूटियल फेज होता है। क्या होता है? ल्यूटियल फेज होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास 15 से लेकर दिन से 28 दिन के बीच में होता है। तो इतना तुम्हारे पास फेज होता है हमारे पास। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे पहला फेज होता है, जो लेडीज़ों में होता है 1 से लेकर 5 तक, उस समय मेट्रुअल फेज होता है। क्या होता है? मेट्रुअल फेज होता है। फिर फॉलिकल फेज में देखा जाए तो एक FSH यानी फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? जो ओवेशन फेज होता है, ओवेशन फेज में एक अंडा पूरी तरह से मेच्योर हो गया। यदि कोई औरत यानी औरत इस डे पे, जैसे मान लेते उनका यानी मान लेते 1 मई का पीरियड आया, अब आते आते 14वें दिन यदि सेक्स में इन्वॉल्व होते, क्यों सेक्स में यदि इन्वॉल्व होती हैं, तो वो देखी जाए फीमेल का मोस्ट ऑफ द चांस रहता क्या? फर्टिलाइजेशन होने का। मोस्ट ऑफ द चांस क्या रहता? फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उस समय देखा जाए तो एच यानी जो तुम्हारे पास एक पूरी तरह से मेच्योर हो चुका है। ठीक है, तो जब आप गाइनो से मिलेंगे तो ये सब सजेशन देते हैं। जैसे मान लेते कोई दंपति हैं सही से उनको लड़का पैदा नहीं हो रहा, तो उनसे बोलेंगे कि आप अभी सेक्स थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा डिले करिए। डिले मतलब थोड़ा सा बाद में करिए। देखिए कि जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मई को यदि आया है, यानी 1 तारीख को आया है, ठीक है, एक तारीख को आया है, तो उसे आप वेट करिए जब तक 14 दिन नहीं हो जाएगा। 14 दिन जब हो जाएगा तो आप स्पर्म बार बार निकालेंगे ना स्पर्म, तो आपका स्पर्म भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। और उस जो बेबी जो औरत रहेगी, उसका जो एग तुम्हारे पास इस दिन को निकलेगा। अब दोनों इंटरकोर्स करेंगे तो हमारे जो स्पर्म रहेगा आराम से जाके क्या कर देगा? उसको फर्टिलाइज करेगा। आराम से जाकर फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइजेशन चांस मोस्ट ऑफ द केस में 100% होता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में ल्यूटियल फेज होता है, जो यानी 15 से लेकर तुम्हारे पास 28 दिन के बीच में होता है। और जो औरतों को, अब मोस्ट ऑफ द आदमियों की लगता है कि जब उनको पीरियड आता है तब उन्हें सेक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उस समय एग तुम्हारे पास पूरा, ठीक है, डीजनरेट हो जाता होता है चांस, बट बहुत बहुत लेस होता है फर्टिलाइजेशन करने का। ठीक, तो ये फेज हो जाएगा आपके बारे में। अब जो तुम्हारे पास ड्यूरेशन बताएं उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। ड्यूरेशन में तुम्हारे पास ये चक्र समानता 28 दिन तक यानी बाद दोहराया जाता है, मतलब हर एक 28 दिन पे समानता बात की जाए। एक आध हफ्ता स्किप होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रत्येक यमसी के दौरान ओवरी से एक एग उत्पन्न होता, मतलब जो ओवरी बताए ना, उनसे एक अंडा निकलता है। ठीक, अब फेज तुम्हारे पास, पहला फेज तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल फेज होता है, थोड़ा सा बता देंगे। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से लेकर 5 दिन तक होता है, जिसमें लाइनिंग, यानी लाइनिंग क्या होती है? जो हमारे पास ये जो, ठीक है, ये जो है ना, तो इसकी यहाँ पर लाइनिंग होती है, जिसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। 3 लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम मेनली होता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम ही कट के बाहर आता है, उनका ब्लड का सिक्रीशन करने के काम करता है। ठीक, तो ये लिख रखा, एंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। कौन? एंडोमेट्रियम। फिर क्या होगा? दूसरा फेज क्या होता है? फॉलिकल फेज। ये 5 से लेकर 13 दिन तक होता है। इसमें एग जो है धीरे धीरे मैच्योर होता है, एक प्रोसेस चल रहा हो। इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन भी पीक पे होता है। ठीक, इस समय पीक पे होता है और 14वें दिन होते होते एग पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, वहाँ से चल देता है। लगभग 14 दिन एक पूरी तरह से क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऑक्सीटोसिन भी आपका, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। ल्यूटियल फेज क्या होता है? यह देखा जाए तो 15 से लेकर 28, ठीक, 28 दिन के बीच में होता है। यदि एग स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब वो जो लेडीज हैं सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई, ठीक है, सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई, तो वो क्या करेगा? जो एग निकला है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर निकल जाएगा। तो वही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक रहता है और म्यूकस रहता है, ब्लड रहता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को काट के बाहर कर देता है। एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यही बाहर आता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं लिखे नीचे दिया गया है। तो इसमें निम्न हार्मोन है, जैसे तुम्हारे पास एस्ट्रोजन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, ल्यूटिजाइंग हार्मोन हो जाएगा। तो ये सब जो तुम्हारे पास है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप को मेंटेन करते हैं। ठीक, यानी जो तुम्हारे पास यमसी वोमेन को यानी जो वोमेन होती हैं गर्भधारण के लिए तैयार करता है। यदि उनमें पीरियड न आए तो जो बेबी औरत है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो देखो नेचर कितना बढ़िया से सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास किसके बारे में था? मेंस्ट्रुएशन के बारे में। ठीक, ये हो गया। यहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिए, यदि आवाज़ जा रही है तो ठीक, हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे रुक करते हैं।
ठीक है, एक बार प्लीज़ प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए आवाज़ एक्चुअल में जा रही है कि नहीं, यस और नो बटस बोलिए। ठीक है, आवाज़ जा रही है तो हम मेस्टुअल साइकिल की तरफ रूव करते हैं। मेस्टुअल साइकिल नहीं, ये तो पढ़ लिए। नेक्स्ट में क्या पूछा, राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपके सामने ब्लड क्लॉटिंग होगा, बहुत शॉर्ट हमने यहाँ पर लिखा है, नहीं तो देखा जाए तो ये टोटल 13 फैक्टर जो होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके इतना भयानक गुच्छा टाइप में हो जाते हैं तो आप पागल हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए आपको एकदम से सरलीकरण से हमने आपको बताया हुआ है ब्लड क्लॉटिंग और उसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए। सबसे पहला तुम्हारे पास लिखा हुआ है ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर जो होता है तरल अवस्था से किस अवस्था में, जेली अवस्था में परिवर्तन होता है। क्यों होता है, मतलब जैसे अभी किसी को चोट लग गया तो यहाँ से ब्लड बहने लगेगा, ब्लड बहने, WBC RBC प्लेटलेट बहुत सारे हार्मोन मिलके यहाँ पर क्या कर देंगे, जाल नुमा, जैसे ब्लड रुक जाएगा। तब बताइए ब्लड हमारे शरीर के अंदर किसके रूप में था, लिक्विड के फॉर्म में, और जब बाहर निकला तो जेली के फॉर्म में होता। तो लिक्विड से जेली के फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को ही ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है। ठीक, एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज़ हमारी जो आवाज़ है वॉइस है सही से जा रही है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर, ये एक बार कंफर्म कर दीजिए भाई। ठीक है, यस में यस आर नो, यस आर नो। ठीक है, क्या लिख रखा, ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रुधिर तरल अवस्था से जेली अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमो, ठीक है, हीमोस्टैटिस बोला जाता है। हीमोस्टैटिस मतलब अब कोई पूछेगा एक नंबर में पूछ दे हीमोस्टैटिस क्या होता है, तो लिखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोस्टैटिस, मतलब जो ब्लड क्लॉट करता है तो उसे हीमोस्टैटिस बोला जाता है। अब यहाँ से हमारी मैकेनिज्म चलती है, प्लीज़ इस मैकेनिज्म को पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जितने ध्यान से सुनिएगा आप के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या लिख रखा, सबसे पहले मान लेते टिश्यू इंजर्ड होगा, देखिए आपके सामने टिश्यू हमने इंजर्ड कर दिया। ठीक, उसके बाद है, ठीक है सर ब्लर हो रहा है, आवाज़ आ रही है प्रॉपर ना। ठीक, जब हाथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लर होगा, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट सेटिंग में जाके क्वालिटी थोड़ा सा आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, बहुत साफ दिखेगा। यहाँ पर एटलीस्ट हमने लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था कर दी रखी है कि प्रॉपर दिख सके। ठीक है, यदि कोई टेक्निकल इशू होता तो उसके लिए भाई आपसे माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी आप इम्प्रूव कर लीजिए अपना। ठीक है, तो काम एटलीस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, टिश्यू इंजर्ड हो गया, क्या होगा, टिश्यू इंजर्ड हो गया तो वहाँ पर हमारा पहुँचा प्लेटलेट। प्लेटलेट को क्या बोला था, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब प्लेट जाएगा तो ऐसे जाल बनाएगा, क्या बनाएगा, जाल बनाएगा, और आरबीसी इसी जाल के बीच में ऐसे आके फंस जाएगी। तो देखिए थ्रोम्बोसाइट हो गया। अब थ्रोम्बोसाइट जो तुम्हारे पास यानी प्लेटलेट है, ये एयर, जो चोट लगेगी तो एयर हमारे शरीर के अंदर आएगी, तो एयर के कांटेक्ट में आते ही प्रोत लिखा है, जब एयर के कांटेक्ट में आते ही थ्रोम्बोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा तथा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। अब ये थ्रोम्बोटानिकिन जो हमारे शरीर में कैल्शियम उपस्थित है, कैल्शियम उपस्थित है, कहेगा हे प्रोथ्रोम्बिन तू सोवल वाला उठा, यहाँ चोट लग गई, तो इनएक्टिव फॉर्म में है, तुरंत ये क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम की उपस्थिति में इसे धक्का मारेगा और ये तुरंत थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक्टिवेट हो जाएगा। अब कहेगा हल्ला बोल अटैक। ठीक है, तो ये काम करेगा। फिर ये थ्रोम्बिन एक के बार में एक बार हल्ला करके रुक जाएगा, कहेगा चला कोने निकोल ले ला हो, तो कहेगा फिब्रोजिन के पास चलो, फिब्रोजिन कहेगा हे प्रूफ यानी हे फिब्रोजन। अब जब फिब्रिन बनाएगा तो नेटवर्क बनाता है। ठीक, अब यही फिब्रिन के जाल बनाएगा जिससे आरबीसी में फंस जाएगी और ब्लड आपका क्लॉट हो चुका होगा। ठीक, तो इस मैकेनिज्म से तुम्हारे पास ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक, दोबारा बताते हैं। सबसे पहले देखिए टिश्यू इंजर्ड होगा, थ्रोम्बोसाइट जो यानी प्लेटलेट है कि एयर के यानी कांटेक्ट में आते ही थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। ये कैल्शियम की उपस्थिति में जो तुम्हारे पास है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये थ्रोम्बिन फिब्रोजन की उपस्थिति में फिब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिब्रिन, और नेटवर्क बनाते हुए जिसमें आरबीसी फंस जाएगी, ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं। अब हमारा पार्ट ए पूरी तरह से खत्म हो गया। पार्ट बी टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 10 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तब इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। क्या लिख रखा, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा डिफाइन टिश्यू सूटेबल एग्जाम्पल, मतलब टिश्यू क्या होता है, कितने तरह का होता है, उस तरह में आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो आपके सामने ये रहा देखिए प्यारा सा टिश्यू। अब सेल के बाद टिश्यू चैप्टर है। टिश्यू तो बच्चा जानता है, 9th 10th 11 12 पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, नमस्ते सर, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल फार्मेसी का टॉप क्वेश्चन बनाइए। 25
ठीक है, 25 तारीख से ही स्टार्ट किया जाएगा सुपर 25 क्वेश्चन। इसी तरह से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से इस समय से चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो अब टिश्यू क्या होता है, देखिए टिश्यू क्या होता है, जब बहुत सारे सेल की ग्रुपिंग होती है, और याद रखना सेल की ग्रुपिंग होने के नाते सेल समान होना चाहिए। समान मतलब सिमिलर टाइप होना चाहिए, उनका काम समान होना चाहिए, संरचना समान होनी चाहिए, तभी टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या लिख रखा है, यानी लिखा सिमिलर टाइप ऑफ द सेल फंक्शनली तथा एक्सटर्नली समान रूप से, ठीक है, समूह होता, उनका समूह होता, तो सेल के समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इतना बड़ा नहीं याद रहेगा तो बोलेंगे सेलों के समूह को क्या बोला जाता है, सिंपली टिश्यू बोल दिया जाता है। ठीक, तो टिश्यू बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो सेलों के समूह को टिश्यू बोला जाता है। अब देखिए सेल की जब ग्रुपिंग होती है, ठीक है, सेल की जब ग्रुपिंग होती है, ठीक है, सेल की जब ग्रुपिंग होती है तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का। यानी सेल की जब ग्रुपिंग होती है, ठीक है, सेल की जब ग्रुपिंग होती है टिश्यू, और टिश्यू की जब ग्रुपिंग होती है तो उससे आर्गन, ठीक, आर्गन की ग्रुपिंग हो गई तो आर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, आर्गन सिस्टम से एक पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म होता, तो ये टिश्यू की डिफिनेशन हो गई। इसके टाइप विथ सुटेबल एग्जाम्पल, यदि देखा जाए तो एनिमल टिश्यू आपको लिखना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू मत लिख लीजिएगा भाई, इन्हें गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, यह शरीर को सुरक्षा तथा आवरण प्रदान करता, मतलब ये तुम्हारे पास है पहला इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, यानी इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एक नर्वस टिश्यू होता है। यानी टोटल हमारे पास कितने तरह के टिश्यू होते हैं, 4 तरह के टिश्यू होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, यह शरीर को सुरक्षा तथा आवरण प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल स्क्वाइमस इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, यह मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट करने से, हाथ को उठा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में मुंह हम बोल रहे हैं, सब कुछ मस्कुलर टिश्यू करता है। इसमें एग्जांपल क्या होगा, स्मूथ मसल आता है, स्केट्स आता है, स्केट्स मतलब जो तुम्हारे पास हड्डियाँ बना रही हैं। ठीक है, कार्डियक टिश्यू भी तुम्हारे पास होता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास इसके लिए उत्तरदायी होता है। कौन कौन, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और तुम्हारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इस लास्ट में तुम्हारे पास दिया गया है नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू में तुम्हारे पास न्यूरॉन आते हैं जो क्या कर देते हैं, हमारे शरीर को पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेजना रहता है तो किसी की मदद से ही लिया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा आपके बारे में। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, ग्वाइट मतलब गठिया रोग होता है। देखिए क्या दिया, व्हाट इज ग्वाइट, कितना सटीक क्वेश्चन पूछा जी ये चीपिंग 2023 में। ग्वाइट क्या होता है, जिसे हम गठिया रोग कहते हैं। ग्वाइट एक गठिया रोग है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट वाले जगह पर दर्द तथा सूजन हो जाती है, मतलब जो यानी ज्वाइंट वाला रीजन होता है ना, वहाँ पर बहुत तगड़ा दर्द होता है और सूजन होता है बड़ी तगड़ा। ठीक, इसमें फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, ग्वाइट का मुख्य कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से होता है। ग्वाइट मतलब जो गठिया रोग होता है ना, जहाँ गांठ है वहाँ पर यूरिक एसिड जमा होने लगता है। क्या कर देते हैं, यूरिक एसिड हमारे लिए खतरनाक, और याद रखना क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो वहाँ पर जाम हो जाता है और बहुत तगड़ा स्वेलिंग तथा सूजन होता है। तो ये ग्वाइट के बारे में होगा। ग्वाइट एक गठिया रोग है जो ज्वाइंट की जगह दर्द तथा सूजन करता है, जो यूरिक एसिड के डिकम्पोजिशन से होता है, इकट्ठा करने से होता है। अब कारण दे रखा है, देखिए बॉडी में यूरिक एसिड की अधिकता के होता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर यदि यूरिक एसिड अधिक हो गया उसके कारण से होगा। यह यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में ज्वाइंट में क्या हो जाता है भैया, जमा हो जाता है, उसके कारण से होता है। तो ये कॉज हो जाएगा। साइन और सिम्टम देखने को मिलता है, तेज दर्द होगा कहाँ पर, ज्वाइंट वाले रीजन पे, मतलब जहाँ ज्वाइंट रहेगा वहाँ पर बहुत तगड़ा दर्द होगा। सूजन तथा लालिमा हो जाएगी, मतलब उस एरिया में देखा जाए तो सूजन हो जाएगा, थोड़ा सा और लाल टाइप में हो जाएगा। बार बार दौरे पड़ेंगे, बार बार दौरे मतलब ये मत समझो मिर्गी है, ऐसा नहीं, झंझनाहट टाइप में होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, झंझनाहट, मतलब इस टाइप में झंझनाहट होगी, तो जो इसके अंतर्गत आता है। अब ट्रीटमेंट देखा जाए तो यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखा जाए तो दर्द निवारक आपको दवा लेनी, क्या लेनी है, ऐसी दवाइयाँ लेनी है जो दर्द में काम करे। ठीक, यानी पेन किलर वगैरह लेना है। इसमें स्ट्रांग लिया जाता है, जैसे इसमें चलाया जाता है जानते हो, डाइक्लोफेनेक चलाया जाता है और सैसेरियोपेप्टाइडेज यानी 0 का फार्मूला है, साइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल और सैसेरियोपेप्टाइडेज और डाइक्लोफेनेक होता है। ठीक, ये कर दे सकते हैं, या उसके कॉम्बिनेशन में एक मल्टीविटामिन, एक कैल्शियम और एक डेफ्लाजाकार चलाएंगे, बंदा टन हो जाएगा, बुढ़ौती में एकदम से जवानी आ जाएगी उसको, ये चला देंगे।
प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कर देना, अवॉइड करना। जो भी प्रोटीन खा रहे हैं उसको अवॉइड, क्योंकि प्रोटीन ही टूटता है। देखिए प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड मतलब NH2 ग्रुप होता। अब ये क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके यूरिया बनाते हैं, NH2CO यूरिया बना लिया। अब ये जाके और डिपोजिट करेगा। तो आपको इसमें दाल नहीं खाना है, ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं खाना जिसमें प्रोटीन न हो। पर्याप्त पानी पीना, पानी जो सबसे लिए यूरिक एसिड को यानी डिजॉल्व करेगा, किडनी को देगा, किडनी पेशाब के जरिए बाहर निकाल देगी। ठीक, वेट रेगुलेट करना, वेट नहीं रेगुलेट करेंगे तो आपका हड्डी इधर उधर भाग जाएगी, तो ये भी मैनेज करना आपका काम बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया हीमोपोइसिस क्या होता है। देखिए क्या दे रखा, डिफाइन हीमोपोइसिस क्या होता है। अब हीमोपोइसिस गुरुदेव क्या होता है, हीमोपोइसिस क्या होता है, सिंपल सा ब्लड का बनना ही क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है। तो लिखा है हीमोपोइसिस वह प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, जिसमें रक्त का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। ठीक है, यानी हीमोपोइसिस सिंपल से एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे ब्लड में क्या कर देता है, ठीक है, ब्लड का निर्माण करता है, ब्लड में नहीं, ब्लड का ही निर्माण करता है। तो फार्मेशन ऑफ ब्लड, अब ब्लड में क्या हो सकता है, WBC, RBC, प्लेटलेट, कुछ भी हो सकता है, इस कॉल्ड हीमोपोइसिस। सिंपल सा ब्लड का बनना ही हीमोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, अब एक नंबर में पूछे व्हाट इज हीमोपोइसिस, तो बोलेंगे फार्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस, यानी ब्लड का बनना हीमोपोइसिस कहलाता है। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमो, ठीक है, हीमेटोपोइटिक वो इस टिश्यू कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस को, जो एक टिश्यू रहते हैं, जैसे सेल होते हैं ना, ठीक है, जैसे ऑस्टियो सेल होते हैं, तो उस तरह से एक हमारे पास टिश्यू होते हैं, यही एक्चुअल में हमारे पास ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से, हीमेटोपोइट टिश्यू होते हैं जो अपना काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, जैसे हमारी हड्डियाँ, ठीक है, हड्डियाँ होती तो ऐसे देखिए, बीच में देखिए खोखला लगा है ना, तो इस तरह से हमारी हड्डियाँ बीच में खोखली होती हैं, जिसमें क्या भरा होता है, बोन मैरो, वहीं पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब मान लेते बच्चे हैं तो उनके अंदर बोन मैरो डेवलप नहीं रहेगा, तो उनका लीवर तथा स्प्लीन में ब्लड का निर्माण होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर के अंतर्गत देखा जाए तो ब्लड है, ठीक है, कहाँ पर, यानी ब्लड स्प्लीन तथा, ठीक है, स्प्लीन तथा लीवर में उसका निर्माण होता है। तो ये हो गया हीमोपोइसिस के बारे में। अब इसके टाइप देख लेते हैं। अब जब हमारे शरीर के अंदर RBC बनता तो उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस मान लेते हैं, एक नंबर में पूछे तो बोलेंगे क्या, RBC के निर्माण को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि RBC को इरिथ्रोसाइट सेल बोला जाता है। तो इरिथ्रोसाइट के निर्माण को क्या बोला जाता है, ठीक है, RBC के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, WBC के निर्माण को ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, WBC के निर्माण को ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है। थ्रम्बो, ठीक है, थ्रम्बोपोइसिस क्या होता है, प्लेटलेट के निर्माण को, ठीक है, थ्रम्बोपोइसिस बोला जाता है, यानी थ्रम्बोसाइट होता है। देखिए इसके लिए RBC बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट, या प्लेटलेट को थ्रम्बोसाइट। तो जब यानी तुम्हारे पास इरिथ्रोसाइट जो तुम्हारे पास, ठीक है, इरिथ्रोसाइट जब बनेगा, W यानी RBC जब बनेगा तो इरिथ्रोसाइट, WBC बनेगा तो यानी ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस। अब प्लेटलेट जब बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रम्बोपोइसिस बोला जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा और ये प्रकार हो जाएगा, बस काम खत्म। सटीक चीज़ उतना लिखिए जिससे आपका एग्जामिनर आप पे थोड़ा सा फिदा हो जाए। जैसे लड़कियाँ फिदा हो जाती है उस तरह से एग्जामिनर को भी आपको फिदा करना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है मैक्चुएशन क्या होता है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन, मैक्चुएशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब मैक्चुएशन क्या होता है इसके बारे में, जो पेशाब करना है उसी को मैक्चुएशन बोलते हैं, बस काम खत्म। क्या लिख रखा है, अब जैसे कोई बंदा पेशाब कर रहा है तो साइंटिफिक भाषा में थोड़ी नहीं बोलेंगे पेशाब कर रहा है, तो उस साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है, मैक्चुएशन बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से बोल सुनिए। मैक्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट, मतलब पेशाब की थैली में जो कलेक्ट यूरिन है शरीर से बाहर निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, तुम्हारे पास मैक्चुएशन बोला जाता है। सिंपल सा क्या कर देते हैं, जैसे पेशाब बनता तो हमारे थैली में इकट्ठा होता। अब एक बंदा नॉर्मल बंदा तो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन इकट्ठा कर सकता, पेशाब इकट्ठा कर सकता। जब हमारे मैसेज आता ब्रेन से भैया तू पेशाब निकाला, तो वो जब निकाला जाता तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैक्चुरेशन बोला जाता है। मैक्चुरेशन के बोलचाल भाषा में पेशाब करना कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्चुरेशन के बोलचाल भाषा में बोला जाता है पेशाब करना। ठीक, यह एक तुम्हारे पास वॉलंटरी तथा इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। एक्चुअल में वॉलंटरी प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार ये बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं खड़े हैं सब निकाल दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास करता है, ठीक है, ईजिली यहाँ से।
तो यही लिख रखा है। ये वॉलेंट्री, कभी कभी इनवॉलेंट्री होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इनवॉलेंट्री की तरह का वर्क करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, अब ये प्रोसेस एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है। सबसे पहले यूरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? किडनी में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूरिन का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? हमारे किडनी के अंदर यूरिन का निर्माण हो रहा है। फिर यूरिन का कलेक्शन कहाँ पर? वहाँ से भेज दिया जाता है, किसकी मदद से? एक नली होती है, उस नली का नाम तुम्हारे पास क्या होता है? यूरेटर होता है। यूरेटर मतलब पेशाब की जो नली होती है, यूरेटर की मदद से यूरिन को कहाँ पर? यूरिन बड़ा पेशाब की थैली में भेज दिया जाता है। अब पेशाब की थैली तुम्हारे पास क्या कर, जब ये होता है ना, तो वहाँ पर पेशाब की थैली जो होती है हम बनाते हैं भैया, तब मज़ा आएगा। ठीक है, ये किडनी हो गई मान लेते हैं। ठीक है, ये किडनी हो गई। ठीक है, यहाँ से अब देखिए हो कह रहा है, दो चीज़ें आती हैं, इधर चली जाती हैं, एक इधर चली जाती हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। एक ब्लड लेकर आता है, एक लेकर छान के ले जाता है। ठीक है, यहीं पर हमारे पास थैली होती है, ऐसे होता है। तो देखिए किडनी में हमारे पास पेशाब बना। ठीक है, और ये जो नली आ रही है इसे यूरेटर बोलते हैं, इसकी मदद से हमारे पेशाब की थैली में भेज दिया जाता है। ठीक, अब पेशाब की थैली भेज दिया तो यहाँ पर एक इंस्फिक्टर रहता है। इंस्फिक्टर मतलब एक वाल्व रहती है, वो अपने हमारी इच्छा के अनुसार नहीं खुलेगी। जब ब्रेन कहेगा, सॉरी, हमारी इच्छा के अनुसार खुलेगी। जब ब्रेन कहेगा हे अब पेशाब की थैली भर चुकी, तुम ब्रेन से निकालो, तो ये ओपन होगा। तो लिखिए सेंड द मैसेज ब्रेन, ब्रेन को ये मैसेज भेजेगा। जब मैसेज भेजेगा तो इंस्फिक्टर को, इंस्फिक्टर मतलब वाल को क्या कर दिया, इसकी वाल को ओपन किया जाएगा। ठीक, इसकी वाल को जब ओपन किया जाएगा तो जिससे पेशाब बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। अब सोच सकते हो ये सारी मैकेनिज्म होती है। ठीक, अब नहीं कहते गांव पे मारा पेशाब कही देगा तो यही होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है। जब बहुत आदमी डर जाता है तो ये जो इंस्पेक्टर होता है कभी कभी ओपन हो जाता है। ये जब बहुत आदमी डर जाता है तो इंस्पेक्टर ओपन हो जाता है। तो उससे क्या होगा, ब्लड का यानी जो तुम्हारा ब्लड नहीं, एक्चुअल में ब्लड निकलेगा तो भाई तो हेमीटूरिया हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसको। ठीक, तो पेशाब बाहर निकल जाता है। ठीक, ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया हार्ट साउंड क्या होता है। अब हार्ट साउंड को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा आपको। हार्ट साउंड क्या होता है इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख रखा हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड कैसे करता है, देखिए कहते हैं इसे धड़का, तुम्हारा दिलवा धड़काता ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्चुअल में वो साउंड होता है, उसी को हार्ट साउंड बोला जाता है। ठीक है, क्या लिख रखा, हार्ट साउंड को मेडिकल में हार्ट का धड़कना तथा हृदय की आवाज़ को कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेडिकल की टर्म में देखा जाए तो हृदय की आवाज़ कहा जाता है। ठीक, हार्ट साउंड हार्ट की वालों को खुलने तथा बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब हार्ट में चार वाल होती है। जैसे सबसे पहले बाइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल, ऑरेटिक वाल और पल्मोनरी वाल, चार वाल होती है। ठीक है, तो इसमें उसके खुलने तथा बंद होने, क्योंकि देखिए हार्ट ऐसे पंप करेगा तो ब्लड जाएगा। तो ये बताओ जब ऐसे पंप करेगा तो वो आवाज़ आएगी, जब ऐसे स्थित होगा तब आएगी। तो जो पंप में ब्लड वाल रहता है खुलेगा तथा बंद होगा, तो उससे जो आवाज़ होगी तो उससे हार्ट साउंड बोलते हैं। हार्ट के साउंड के अध्ययन को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। आपके गले में देखेंगे ऐसे स्कोप रहता है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर लिया रहता है, कान में लगा के आपके हार्ट पे रखा जाता है। अब तुम सोचो इतने एक्सपर्ट ये सब होते हैं ना कि अपने आप मैनेज कर लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत खतरनाक टाइप में जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं इसी तरह से करते हैं। अब ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में बताते हैं। दो ध्वनि होती हैं, एक लब सुने होंगे, एक डब सुने होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप आइडेंटिफाई करते हैं। पहली ध्वनि को साउंड यस यानी साउंड वन बोला जाता है, यानी यस वन बोला जाता है। लब अब क्यों आती है, तो हमारा जो ब्लड, ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है तो उसमें दो वाल होती है। पहला जो वाल होता है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बंद होते हैं, याद रखना, जब बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल बंद होते हैं तो उनसे जो आवाज़ आती है लब की आवाज़ आती है। ठीक है, बंद होने का मतलब हार्ट ऐसे सिकुंचन करेगा, सकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे। देखिए ये है ना, ऐसे दाबेगा तो ब्लड प्रेशर के साथ बड़ी तेज भागेगा। तो जब प्रेशर के तेज भागेगा तो ये बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल बंद होंगे। ठीक, और हार्ट के सिस्टोलिक चरण का स्टार्ट होता है, उस समय सिस्टोलिक चरण का स्टार्ट होता है। अब आपको हम ट्रिक बताते, मान लेते ये नहीं याद रहेगा तो सिंपल सा बोलेंगे, जब बोलेंगे क्या बोलेंगे, जब हार्ट सिस्टोलिक चरण करता तो जो आवाज़ आती है उसे लब बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में लिखना चाहें तो बोलेंगे जब तुम्हारे पास हर सिस्टोलिक चरण होता है, सिस्टोलिक चरण होता है तो उससे आवाज़ आती है लब की। बट साइंटिफिकली एक्चुअल में यही होता है। दूसरी सवाल जिसे हम क्या S2 के नाम से जाना जाता है, यह ध्वनि ऑर्टिक तथा पल्मोनरी वाल के बंद होने से उत्पन्न होती है। मतलब ये क्या होती है, दो वाल, ऑर्टिक वाल जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड लेके जाता है, पल्मोनरी वाल जो लंग्स को भेजता है। ये जब बंद होती तो उनसे आवाज़ आती तो उससे डब की आवाज़ आती है।
यह है, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, यह हृदय के सिस्ट यानी डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक चरण था, ये डायस्टोलिक चरण की शुरुआत होती है। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो तुम्हारे पास कितना होता है 80 यमयम यचजी होता है। ये तुम्हारे पास कितना 120 यमयम यचजी होता है। तो ये तुम्हारे पास दिया गया है। अब इसको साउंड को कैसे तुम जांचोगे गुरुदेव, थोड़ा सा जांच के बारे में बता दिए। तो इसको जांचने के लिए ईसीजी मशीन होती है जो ऐसा बताती, ये अक्सर इस टेस्ट कराते हैं, इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं होता, इस स्टेथोस्कोप से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ईको से भी फाइंड किया जा सकता है, ईको से भी बहुत सारे लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जी, सर मेरा, ठीक है, क्लास सर मैं क्लास सारा कर दी हैं, शेयर कर दी, क्या कर दी, ठीक है, कह दिया है 3 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का तुम्हें कोई 3 फंक्शन बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 7th हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 7th हो जाएगा। तो हृदय के बारे में आपको बताना पड़ेगा, 91 पेज पे है, कितने पेज पे है जी 91, लीवर डिटेल में बताना पड़ेगा 91 लीवर। अब देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया किसका, लीवर का। अब देखिए जो हम यहाँ पर रखे हैं उसी को रखिएगा। देखिए ये आपके सामने लीवर है, तो सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालिएगा लीवर। लीवर क्या होती है उसका कार्य लिख देना, अपना काम हो जाएगा। लीवर मानव, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन होती है, लीवर होती है। तो ये लिखा मानव, लिखा मनुष्य या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है यानी ग्रंथि होती है। यकृत पित्त रस का स्राव करती है, लेकिन पित्त रस का संग्रह कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। 2 टर्मोलॉजी यहाँ पर बड़ी सटीक आती है, यानी बाइल का सिक्रीशन कौन करता है, यकृत करता है। बाइल का स्टोरेज कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है। ठीक, दोबारा हम बताते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, आप कहीं प्लीज़ आपसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी बाइल का सिक्रीशन कौन करता है, सिक्रीशन जो तुम्हारे पास क्या कर देता है, सिक्रीशन करने की बात करने की तो लीवर करता है, कौन करता है, लीवर। और बाइल का जो तुम्हारे पास स्टोरेज है, बाइल का जो तुम्हारे पास स्टोरेज है, ठीक है, बाइल का जो स्टोरेज है एक्चुअल में कौन करता है हमारे पास, गाल ब्लैडर करता है। ठीक है, गाल ब्लैडर करता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। यह उदर गुहा की दाहिनी ओर, मतलब हमारे पेट के थोड़ा सा दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक, अब यकृत पे आ जाते हैं, इसका काम क्या होता है, यह क्या कर देता है, यकृत वसा के पायसीकरण द्वारा पाचन करता है, मतलब फैट का डाइजेशन कौन करता है, एक्चुअल में यकृत ही करता है, उससे निकलने वाले बाइल करते। पित्त रस कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाता, कोलेस्ट्रॉल को घुलनशील बनाएगा तो हमारी नसों में डिपॉजिट नहीं होगा, तो हाइपरटेंशन का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, हेपरिन का निर्माण करता है जो रक्त तत्व को थक्का बनाने में मदद करता, कौन करता है, हेपरिन ही यानी यकृत करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, यकृत की होती है, जो स्टोरेज कर लेता है हमारे ब्लड के सॉरी लीवर में अंदर, जब जरूरत होती तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सीक्रेट कराता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, याद रखना क्या कहेगा, यकृत अमोनिया को किस में, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। देखिए अमोनिया फार्मूला देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, NaCl3 होता है, ये CO के साथ जोड़ के NaCl3 एक जोड़ देता है आपके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एक पानी यहाँ से निकाल देता है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या, पेन ऐसे मैकेनिज्म बताते हैं, NaCl3 और प्लस में तुम्हारे पास CO2 होता, अब इसको 2 ले लिया जाता है अमोनिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन इससे लेते हैं और एक हाइड्रोजन इससे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन देखा, इसको एक्चुअली 2 बनाना चाहिए था, NaH2। ठीक है, देखो NaH3, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन लेके ये पानी निकल जाता। तो ये बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचा आपके सामने, 2, तो NaH2 बचता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर NaH2 बचा। अब कहेंगे ये मैकेनिज्म कैसे, एक हाइड्रोजन उठा के ये दिया, एक हाइड्रोजन ये दिया, एक ऑक्सीजन ये दिया, तो ये पानी निकल गया यहाँ पर और ये यूरिया बन के तैयार होगा, जो हमारे लिए बड़ी खतरनाक होती थी। ये प्रक्रिया लीवर के अंदर होती है, उस मैकेनिज्म को आप BSc वगैरह करेंगे तब पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जहर दवा तथा ठीक है आदि को विसरण करता, मतलब डिटॉक्सीफाई कर देता है अपना काम करके आराम से। ठीक है, तो यकृत हो गया, इसका कार्य आपको लिख देना है, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, लिखा है तुम्हारे पास नेम 3 सेंस आर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब कोई 3 सेंस आर्गन का नाम लिखना पड़ेगा जो ह्यूमन बीइंग में होता है। कितना बताना है जी, 3 बताना, हम 5 बता देंगे। ठीक है, आपको जो याद रहेगा वो आप लिख देना भाई। ठीक है, सेंस आर्गन, तो सेंस आर्गन आपके सामने ये रहा। सेंस आर्गन क्या होता है, जैसे हम कहें मारतों के 2 तमाचा, तो हमारी स्किन सेंस कर ली, गर्मी है सेंस कर रहा,
बड़ा मस्त परफ्यूम मार के आ लिया हुई लड़की, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। या कोई थोड़ा सा मार दिया, फट मार दिया स्कूल में, तेरी के सब गड़बड़ माहौल कर दिया तो वो सब कुछ कैसे फील करते हैं, हमारे पास सेंस आर्गन होते हैं। मनुष्य में 5 सेंस आर्गन होते हैं जिसे सेंसरी आर्गन बोला जाता है, ठीक। सेंस आर्गन हमारे आसपास की दुनिया से जानकारी प्राप्त करके ब्रेन को भेजते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिख रखा सेंस आर्गन कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। आई वस्तु को देखने तथा दूरी पता करने के लिए होता है, जैसे अभी बोलेंगे आपके दादा, अरे ये दूर भी हाथ पेड़ वाला लौकता, तो आँख से देख के तो बताते हैं, सर टो के थोड़ी ना बताते हैं, तो आँख से देख के बताते हैं। दूसरा सेंस आर्गन तुम्हारे पास ईयर, जो सुनने तथा बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है। नोज, सूंघने तथा सांस लेने में मदद करता है। जीभ देखा जाए तो स्वाद, ठीक है, स्वाद लेने में, बोलने में, तथा तुम्हारे पास क्या होगा, भोजन को मिक्स करने में, जैसे भोजन ले लिया तो लार को मिक्स करेगा तभी तो शरीर के अंदर जाएगा, इसको मिक्स करने की जिम्मेदारी सेंस आर्गन की होती है। त्वचा, ठीक है, इसमें टच रिसेप्टर होते हैं, यह शरीर को, ठीक है, शरीर को सबसे, यानी ये तुम्हारे पास त्वचा है, टच रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग होती है। याद कहेगा सबसे बड़ा अंग कौन होता, तो स्किन होता, सबसे बड़ी ग्लैंड कहेगा तो लीवर, आपको ठोंकना है, ठीक। तो ये हो गया आपके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है जी, नेक्स्ट में क्या पूछा है जी, अब थोड़ा तेजी से चलते हैं। इन सबको 5 का कोई 3 का फुल नेम लिखना, हम सबका फुल नेम बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। ANS का लिखना, ECG का लिखना, ESR का लिखना है, RBC का लिखना है और GIT का लिखना हुआ है। तो फुल नेम हम सबका यहाँ पर लिख दिए। ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ECG मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, ठीक है, कार्डियोग्राम होता है, ग्राफ मत लिखिए, ग्राम होता है। ECG यानी ESR मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटे रेट होता है, ठीक है, ये प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटर रेट होता है, सेडिमेंटेशन रेट होता है। RBC का रेड ब्लड कार्पोसल्स होता है। GIT का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है, गैस्ट्रो, ये ई को थोड़ा सा कैपिटल कर देना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है। तो ये हमने फुल नेम लिख दिया है यहाँ से। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने रहा तुम्हारे पास, ठीक है, व्हाट डू मीन ऑफ द ग्लाइकोमा। अब ग्लाइकोमा देखा जाए तो हमारे डिजीज में, ये सेकेंड ईयर से उठा छाप दिया भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए नॉलेज होना चाहिए। ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा हमारे आँख में होने वाली एक बीमारी है, ठीक। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास नस होती है, एक्चुअल में देखिए होता क्या है, ठीक है, आपको बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से। देखिए होता क्या है, हमारे पास ये, हमारे पास आँख हो गई, ये हमारे पास ग्लैंड हो गई, ये क्या जी वहाँ कुछ गिरा है इसीलिए नहीं चल रहा है, बट जब माहौल बनता पढ़ाने का तो ठीक ऐसे होता, देखिए, ठीक, ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर लेंस हो गया, ठीक। और यहीं पर ऐसे होता है जिसे ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, यहाँ पर भी पानी भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, यहाँ पर पानी भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। अब ये मान लेते हैं, ये प्रेशर जब इधर लगेगा, ये प्रेशर वाला इधर लगाएगा तो यहाँ पर जो नर्व ऐसे आई हुई है, ठीक है, नर्व जो आई हुई है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब बताओ ये जब डैमेज होएगा जिससे दिक्कतें हो जाएंगी, तो समझो ग्लाइकोमा हो चुका है। तो ग्लाइकोमा एक आई डिजीज है। ग्लाइकोमा में आँख के अंदर दाब है, यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, समान से बढ़ जाता है। इस कंडीशन को ग्लाइकोमा कहते हैं। अब यदि प्रेशर बढ़ेगा, अब बताइए इधर से जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहीं पर नस है ना जो ब्रेन को ले जाती है, जिसको ऑप्टिकल, ठीक, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, ये मैसेज को लेके जाती है हमारे ब्रेन तक। जो आप देख रहे हैं ना, तो ये ब्रेन को ऑप्टिक नर्व उठा के ले जा रही है। सोचो कितना तगड़ा मैकेनिज्म होता है ग्लाइकोमा में, ठीक है। ग्लाइकोमा में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है, ठीक। लंबे समय तक रहेगा तो जिसे देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो समझ लो ग्लाइकोमा आपको हो चुका है। इसका सिम्टम क्या होगा, आपको ब्लर दिखेगा, जैसे दिखेगा धुंधला सबको दिखेगा। आँख में दर्द होगी, ठीक, लालिमा हो जाएगी, आँख तुम्हारा लाल हो जाएगा, ठीक, तुम्हारी पियक्कर टाइप में लगेंगे, ठीक, सर दर्द होगा, इससे पता चलेगा। प्रिवेंशन देखा जाए तो BP को रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। तुम्हारे पास देखो प्रिवेंशन मतलब कैसे तुम कर सकते हो, यदि आपने BP को मेंटेन करोगे, सही से रखोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चश्मे का प्रयोग करें, यदि आप ज़्यादा दिक्कत होगी तो नेत्र परीक्षण किसी ऐसे डॉक्टर से दिखाइए जो एक्सपर्ट हो इस सब के बारे में, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है, ये आपके सामने HAP का पार्ट A पार्ट B पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक।
ठीक, अभी हम क्या कर देते हैं, अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। ऑलरेडी इस पर टिक मारा हुआ है क्योंकि 2023 में हमने इसे इंग्लिश मीडियम में, अभी इंग्लिश मीडियम का हम जो सॉल्व कराए कल उसको हम करा दिए थे। तब इसमें एमसीक्यू हो सकता, फिल इन द ब्लैंक, कुछ भी हो सकता और 20 नंबर का होगा। क्या लिख रखा है, विच आर द फॉलोइंग नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बच्चा जानता, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए भाई, आप अन्ना भैंसा की तरह बैठे न रहिए, प्लीज़ आपसे अनुरोध है, थोड़ा थोड़ा आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जो यदि क्वेश्चन आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी आप स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, क्या लिख रखा है, पहले पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया में गोल्गी बॉडी को। तो किससे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ए लिगामेंट ज्वाइन। अब देखिए लिगामेंट करता क्या है, ठीक है, लिगामेंट क्या कर देता है, सिंपल सा, एक हमारे पास बोन इधर हो गए, ठीक है, ये चल काहे नहीं रहा है जी, एक हमारे पास ये पेज ही लगता गड़बड़ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ये बोन एक इधर हो जाएगी, एक बोन यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, जो भरा होता है वो, ठीक है, कार्टिलेज भरा होता है, तो एक बोन से दूसरे बोन के जोड़ता है, ठीक है, कौन, एक्चुअल में ये लिगामेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, लिगामेंट, बोन से बोन की जोड़ने की जिम्मेदारी लिगामेंट होता है, और जो मसल से हड्डी जोड़ने की जिम्मेदारी होती है किसकी, टेंडॉन की होती है। क्या होती है, टेंडॉन्स की होती है, ठीक है। तो एक रखा लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ने की मदद करता है, तो ए वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में, हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप ए बी ओ, मतलब ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, इसलिए शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी कॉर्ड लैंडस्टीन नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, बाइल इज स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो क्वेश्चन हम बोले ना कितना सटीक, इसीलिए भाई देखो बहुत आराम से आप पढ़ रहे थे, ठीक है। अब कह दिया, देखो बाइल स्टोरेज कहाँ पर होता है, आप लोगों को लगेगा लीवर खो जाता ना, बटलन आइया, ठीक, तो लीवर में बनता है, सिक्रीट होता, बट स्टोरेज के कहेगा तो गाल ब्लैडर में। देखिए कितना सटीक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। विच आर द फॉलोइंग सिक्रीट टीयर, मतलब हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, आँख के अंदर टीयर ग्लैंड होती है जो क्या कर देती है, सिक्रीट करती, क्या, आंसू सिक्रीट करती। तो कौन करता है, एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सब यानी सबकियस ग्लैंड या तुम्हारे लक्राइमल ग्लैंड। लक्राइमल ग्लैंड मतलब जो हम क्या बोलते हैं, टीयर ग्लैंड बोला जाता है, जो आंसू निकालने का काम करता है। तो पांचवे का सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, प्यूटिटी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो प्यूटिटी ग्लैंड पे टिक मारते ना आप। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, देखिए ये एक तरह का मेल हार्मोन, आप कहेगा मेल, एग्जांपल ऑफ मेल हार्मोन, तो आपको बताना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस होता है हमारे शरीर के अंदर, 2 टेस्टिस होता है जो हमारे शरीर से बाहर रहता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। तो टेस्टिस पे टिक मार देंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्पाइनल कॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम से नो, डाइजेस्टिव सिस्टम से नो, ऑसियस सिस्टम से मतलब हड्डी वाले सिस्टम से नो, तो ये किससे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो इस पर टिक मार देंगे आराम से। नेक्स्ट में क्या लिखा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड या सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या रखा, फुल नेम ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फुल नेम हमने लिख दिया यहाँ से। ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन स्केलेटल कितने तरह की तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ बोन पूछा कि टोटल नंबर ऑफ बोन। अब एकदम से हलवा क्वेश्चन हम बता दिए आपको, ठीक है। अब जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ठीक, चलिए अब बताइए, ये कह दिया है, ठीक है, टाइप ऑफ बोन नहीं पूछा है, ह्यूमन स्केलेटल में टोटल कितने बोन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बोन, ठीक है, नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर कितने बोन होते हैं, 10 नंबर। देखें ऐसे करके देखिए कितने लोग इसको कमेंट भर भर में लिखते हैं, जो कम से कम देख रहे हैं भाई, इतना तो लाज होनी चाहिए कि लिख दें यार, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास होता है, ठीक, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे। ए पर्सन हैविंग द ब्लड ग्रुप AB, कोई किसी पर्सन के पास AB ब्लड ग्रुप है तो यूनिवर्सल क्या होगा, उसकी सबको दे सकता बट किसी से क्या कर सकता, सॉरी, सबका ले सकता बट किसी से दे नहीं सकता, तो सबको देता है, ठीक है। ये उल्टा 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 गुरुदेव का है मंत्र। देखो AB जो ब्लड ग्रुप होता है सबसे रिसीव कर सकता है, यानी सबसे ले सकता बट किसी को दे नहीं सकता है, तो ये सबको दे सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल दाता बोला जाता है। तो तेरी फिर दोबारा गलत बोल दिए, उसे रिसिपिएंट बोला जाता है यही होता भाई, ठीक है। रिसिपिएंट मतलब, ठीक है, रिसिपिएंट मतलब सबसे प्राप्त कर सकता है, इसे प्राप्तांक बोला जाता है, ठीक। मोस्ट प्रेगनेंसी लास्ट अराउंड कितना दिन तक होती है, टोटल 42 सप्ताह तक होती है। अब कितने, हमसे डे में पूछा, आप कमेंट बॉक्स में क्या कर देते हैं, ठीक है, 42 × 7 में आप क्या करिए यहाँ पर लिख के दिखाइए। कितने नंबर क्वेश्चन है जी, 12 नंबर का क्वेश्चन में कितना आंसर होगा ये आपको लिख के दिखाना है।
लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सरसरा के, ठीक है। कह दिया लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी, सॉरी लार्जेस्ट हमसे पूछा हुआ है, तो कौन सी ऐसी बोन है जो सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना। कितना, 10वां नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन का जो हलवा उसे तो कम से कम देखते हैं क्या पढ़े हैं आप। नेक्स्ट में क्या लिखा है, रास मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वन ऑफ द मेजर कंट्रोल, ठीक है, सिस्टम पर हमारे ब्लड प्रेशर को तथा तुम्हारे पास उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड को भी ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर मिलअप कर देंगे। लिखा है 3, ठीक है, ईयर ऑसिलस मिडिल ईयर, मतलब हमारे हड्डी, हमारी जो आँख नहीं कान होती है तो उसमें 3 हड्डी पाई जाती है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं तुमको मिस कर रहे हैं। यम से क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास मिलियस हो जाएगी। आज से यानी क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास यानी इंकस हो जाएगी। और यस से तुम्हारे पास स्टीफस हो जाएगी, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो हमारे कान में 3 हड्डी होती है मिडल वाले रीजन पे। नेक्स्ट में क्या लिखा, हाउ मनी चेंबर, ठीक है, इन हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारा जो हार्ट होता है कितने चेंबर का होता है, तो टोटल 4 चेंबर का होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट ये आर्ट्रियम है जी, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। इसको आपको पूरा लिख देना है, पूरा फुल नेम नाम लिखना है, 4 चेंबर होता है। नेक्स्ट में हाउ मनी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन द बॉडी, हमारे पास टोटल 12 पेयर में होती। क्रेनियल नर्व हमसे पूछा ना, लेकर जो जाती है, ये 12 पेयर गलत है भाई, सही है, ठीक है। करिए दोबारा चलिए इसे कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। हाउ मैनी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल 2 नर्व होती है, एक स्पाइनल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन है, इसको कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, एटलीस्ट सही है, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं, हम पिन अप कर देंगे, ठीक है। फिर क्या, इसको भी आप क्या करेंगे, ठीक, आप डिजीज लिख के दिखाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा, ओवर स्ट्रेचिंग या ट्विस्टिंग लिगामेंट एंड टेंडन अराउंड द जॉइंट कॉजेज द डिजीज, मतलब ज़्यादा आप स्ट्रेच कर दें तो लिगामेंट थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है या टेंडन थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जॉइंट का थोड़ा सा डिजीज आप पढ़े होंगे, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दिखाएंगे। हाउ मैनी पेयर रिब इन वी है, मतलब हमारी जो सीने पर हड्डियाँ होती है, रिब के जिसे बोले तो उसकी कितनी हड्डियाँ होती, टोटल कितनी होती, 12 पेयर में होती है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब इधर तुम्हारे पास हिंदी वर्जन है, यदि आप हिंदी वर्जन देखना चाहते हैं तो आप और नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने एचएपी के हर एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से इंक्लूड कर दिया। इसकी प्राइस टोटल केवल 25 रुपीज़ है, इसी में नंबर दिया गया है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ पर ले सकते हैं, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ नंबर ले सकते हैं और इसे आराम से लेकर PDF लेके पढ़ सकते हैं। यदि 2024 के सभी क्वेश्चन का पेपर सोल्यूशन चाहिए तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब 2023 की जनवरी स्टार्ट की कि 4-5 दिन के अंदर ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद 2022 का कहोगे तो करा दिया जाएगा, नहीं तो केवल दिखा दिया जाएगा आपको। उसका सुपर 25 क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम में हमारे बंदे फोड़ कराने वाले हैं, ठीक। अब यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते, 1 मिनट आपके ऊपर है, आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि देखा जाए तो 25 हो रहा है, 25 मिनट। अब चलिए आप अपना डाउट, कुछ भी हो डाउट, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, उसका निवारण किया जाएगा, ठीक। बोलिए कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी तुम्हारे पास डाउट हो, ठीक है। नोट कैसे चाहिए गुरुदेव, नोट देखा जाए तो आपको कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उसको आप ले लीजिएगा, ठीक। सर पास कैसे होना, पास करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का पेपर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अच्छे तरीके विद सोल्यूशन के साथ, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी करा दिया गया है, ठीक। यानी 2023-24 का करा दिए, ये 23 का है, ठीक है। अब 22 का आने वाला है मस्त तरीके से, ठीक है। और कोई डाउट, ठीक है। एग्ज़ाम कब से होगा, एग्ज़ाम टलने वाला एटलीस्ट नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट टलने वाला नहीं है। 9 जून से एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया गया BT बोर्ड का, ठीक है। और कोई डाउट, ठीक। चलिए आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो जितना क्वेश्चन है उसको कमेंट में आप बढ़िया तरीके से पढ़ें, ठीक है। उसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्या त्रुटियां हैं कि पढ़ाने में कोई गलती वगैरह हो रही है तो उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब कहेंगे सर फास्ट करें, ठीक। देखिए हमारी मजबूरी है, पेपर सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, आप पूरा सिलेबस पढ़ के आए हुए बढ़िया तरीके से, यहाँ पर केवल आपको थोड़ा सा राह दिखाने के